सुप्रभात। मैं संजय गहतोड़ी। आज हम कक्षा 9th में सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भूगोल विषय में पहला अध्याय देखेंगे। इसका नाम है भारत, आकार तथा स्थिति। आपको व्हाट्सएप के माध्यम से इस चैप्टर के नोट्स वगैरह प्रोवाइड करा दिए गए हैं। आप लोग उसको लिख रहे होंगे, आपने लिख लिए होंगे। तो उसमें उन नोट्स में जो क्वेश्चन आपको लिखाए गए हैं उसमें से कुछ बहुत समझाए भी गए होंगे। उन सभी टॉपिक्स को एक बार हम पुनः अच्छे से समझ लेते हैं ब्लैक बोर्ड की सहायता से। तो पहला आपका चैप्टर है, इसको ध्यान से आप देखेंगे, समझेंगे। भूगोल विषय को आप जितने अच्छे से समझ पाएंगे आप उतने ही अच्छे से उसको याद कर सकेंगे। तो पहला ही पार्ट है भारत के संदर्भ में, है कि भारत की आकार और स्थिति के बारे में। तो इसमें अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में पहले जानते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार है 8.4 अंश उत्तर से लेकर 37.6 उत्तरी अक्षांश। देशांतर विस्तार है 68.7 अंश से लेकर के 97.25 अंश तक। तो ये अक्षांश और देशांतर होता क्या है उसको पहले समझ लेते हैं। मान लीजिए ये पृथ्वी है, ग्लोब को हम पृथ्वी का एक आकार मान लेते हैं। उसमें कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची जाती हैं जिसको अक्षांश और देशांतर रेखाओं के नाम से जाना जाता है। मान लीजिए यह पृथ्वी है, इसमें बीचों बीच एक रेखा खींची जाती है जिसको कहते हैं 0 अंश अक्षांश पर स्थित होती है रेखा, और इसे कहते हैं विषुवत रेखा। विषुवत रेखा या इसको भूमध्य रेखा भी कहते हैं। विषुवत रेखा या इसको भूमध्य रेखा भी 0 अंश अक्षांश पर है, नाम इसका लिख दिया। इसको विषुवत रेखा भी कहते हैं, भूमध्य रेखा भी कहते हैं। यह पृथ्वी को तो बराबर भागों में बांटती है। ये ऊपर वाला जो हिस्सा इसको हम उत्तर कहते हैं। ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया। पृथ्वी को तो बराबर भागों में बांटने वाली अक्षांश रेखा है विषुवत रेखा, जो 0 अंश अक्षांश पर स्थित होती है। इससे अब ध्यान देंगे, इससे 90 अक्षांश रेखाएं उत्तर में है, उत्तरी गोलार्ध में, और 90 अक्षांश रेखाएं हैं दक्षिणी गोलार्ध में। तो इस तरह से हम अगर संख्या लिखते हैं अक्षांश रेखाओं की तो वह संख्या हो जाएगी, देखिए 90 अक्षांश रेखाएं उत्तरी गोलार्ध में है, 90 दक्षिणी गोलार्ध में। तो 90 उत्तरी में हो गई, 90 दक्षिणी में हो गई। तो कितनी हो गई कुल मिलाकर के 180 अक्षांश रेखाओं की संख्या है 180। अब उसमें यदि इस विषुवत रेखा को भी जोड़ दें, क्योंकि इस विषुवत रेखा से 90 उत्तर में है, 90 दक्षिण में है, तब उसकी संख्या हो जाएगी 181। कहीं पर आपको किताबों में कहीं पर आपको अक्षांश रेखाओं की संख्या 180 देखने को मिलेगा तो आप समझेंगे 180 कैसे है। कहीं पर 181 देखने को मिलेगा तो 181 कैसे है वह भी यहाँ पर बता दिया गया। यदि भूमध्य रेखा को जोड़ लेते हैं तो 181 हो जाएगी, नहीं जोड़ेंगे तो 180 रहेगी। अभी अक्षांश रेखाओं में कुछ महत्वपूर्ण रेखाएं हैं, जैसे जिनके बारे में हम कई बार पढ़ते हैं। 23.5 अंश उत्तर में ये वाली हो गई, 23.5 अंश उत्तर में एक रेखा स्थित होती है जिसको कहते हैं कर्क रेखा। 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश में, और ऐसे दक्षिणी गोलार्ध में भी एक 23.5 अंश पर स्थित रेखा जिसको कहते हैं मकर रेखा। मकर रेखा, ठीक। ये उत्तरी गोलार्ध में इसलिए यह उत्तरी अक्षांश हो गया 23.5 अंश पर कर्क रेखा, और दक्षिणी अक्षांश पर 23.5 अंश पर है मकर रेखा। अब कर्क रेखा के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो जो कर्क रेखा है यह भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। कैसे बांटती है उसको देख लेते हैं। आप देख पा रहे होंगे भारत का मैप है, इसमें भारत को 2 बराबर भागों में बांटते हैं कर्क रेखा। यहाँ से गुजरती है कर्क रेखा, गुजरात वाला जो हिस्सा देख रहे हैं आप, इस तरह से कर्क रेखा गुजरती है और भारत को 2 बराबर भागों में बांट देती है। तो भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है तो वह 8 राज्य हैं। उनके नाम हैं, मैं लिख भी दूंगा अभी बोर्ड में। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, 4 हो गए। उसके बाद झारखंड,
5 हो गए, और उसके बाद पश्चिम बंगाल 6, त्रिपुरा 7 और मिजोरम 8। तो ये 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है, भारत को 2 बराबर भागों में है बांटती है। इसके नाम मैं बोर्ड में लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर जो 8 राज्य हैं उनके नाम लिख दिए गए हैं, आप इसको अपनी कॉपी में नोट करके याद कर सकते हैं। सामान्य ज्ञान की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे ही 23.5 अंश दक्षिण पर मकर रेखा है। ये कुछ मुख्य जो अक्षांश रेखाएं हैं उनके बारे में हमने यहाँ पर बात कर ली। अब देशांतर रेखा किसे कहते हैं? देशांतर रेखा है ग्लोब में इस तरह से, आप अगर भारत का ग्लोब विश्व का ग्लोब अगर आप देखते हैं तो उसमें देखेंगे आप इस तरह से रेखाएं खींची रहती हैं ऊपर से नीचे की ओर इस तरह से, तो इन्हें देशांतर रेखाएं कहा जाता है। अक्षांश रेखाएं इस तरह से तिरछी खींची होती है, पूर्व पश्चिम, ये पूर्व की दिशा हो गई, ग्लोब में पता भी होना चाहिए, पूर्व दिशा हो गई, ये पश्चिम दिशा हो गई, ये उत्तर दिशा हो गई और ये दक्षिण दिशा हो गई। तो इसमें जो तिरछी रेखाएं अर्थात पूर्व पश्चिम में जो आपको रेखाएं दिखती है वह अक्षांश रेखाएं होती हैं, उत्तर दक्षिण में जो रेखाएं दिखती हैं वह देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। और अक्षांश और देशांतर रेखाओं का महत्व है, क्या महत्व है उसको भी देख लेंगे। हमने अक्षांश रेखाओं के बारे में समझा भी। अक्षांश रेखा का विशेष रूप से महत्व है तापमान जानने के लिए, इसका विशेष महत्व है तापमान के लिए। तो अक्षांश रेखाएं हैं, जब हम तापमान के बारे में पता करते हैं भारत में या अन्य किसी देश में, विश्व के किसी भी देश में अगर हम तापमान के बारे में जानकारी लेते हैं तो उसके लिए अक्षांश रेखा की मदद ली जाती है, अक्षांश रेखा महत्व रखती है। ऐसे ही देशांतर रेखा का क्या महत्व है? जो हम समय, टाइम का जो निर्धारण करते हैं, तिथि का जो निर्धारण करते हैं, उसका निर्धारण देशांतर रेखा के आधार पर किया जाता है। जो हम दिनांक है, समय है, इनका निर्धारण किया जाता है देशांतर रेखाओं के द्वारा। ये उत्तरी ध्रुव हो गया, ये दक्षिणी ध्रुव हो गया। ठीक, अब देशांतर रेखाओं की संख्या, अक्षांश रेखाओं की संख्या हमने देखी 90, 90, 180 प्लस 181। ऐसे ही देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है देखिएगा। ये मान लीजिए 0 अंश देशांतर है, 0 अंश देशांतर को हम एक देशांतर मान लेते हैं, 180 इधर को है, 180 इधर को है, तो देशांतर रेखाओं की संख्या है 360। तो यहाँ पर मैं लिख भी दे रहा हूँ देशांतर रेखाओं की संख्या, देशांतर रेखाओं की संख्या 360 है, ये लिखती है देशांतर रेखाओं की संख्या। अब देशांतर रेखाओं का महत्व क्या है? यह समय और तिथि के निर्धारण में महत्व रखता है। तो 0 अंश देशांतर जो है, 0 अंश देशांतर को विश्व का मानक समय रेखा माना जाता है। तो विश्व की मानक समय जो रेखा है, अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा हम जिसको कहेंगे, वह है 0 अंश देशांतर। और 0 अंश देशांतर कहाँ पर है? इंग्लैंड में ग्रीनविच शहर है, वहाँ उस स्थान को 0 अंश देशांतर माना जाता है। उस ग्रीनविच शहर से पूर्व की ओर जितने भी देश हैं, जैसे भारत है पूर्व की तरफ है, यहाँ पर समय जो होगा वह इंग्लैंड की अपेक्षा हमारा समय आगे होगा। मान लिया जाए अगर अभी यहाँ पर शाम के 5:30 बज रहे हैं तो इंग्लैंड में उस समय दोपहर के 12 बज रहे होंगे, लगभग 5.5 घंटा पीछे है उनका समय हमसे। तो इसी तरह से ग्रीनविच शहर को 0 अंश देशांतर पर स्थित जो शहर है उसको अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा माना जाता है। अब इसकी संख्या हमने बता दी 360 है। अब जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि निर्धारक रेखा है तो 180 देशांतर को, 180 अंश देशांतर को क्या माना जाता है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि निर्धारक रेखा, अर्थात उसको हम समय दिनांक का निर्धारण जो करते हैं, दिन का निर्धारण जो करते हैं वो 180 देशांतर से किया जाता है। 180 देशांतर से पूर्व में जितने भी देश होंगे वहाँ पर एक दिन आगे चल रहा होगा, पश्चिम में जो देश है वहाँ एक दिन पीछे चल रहा होगा। तो ये देशांतर हो गया। अब भारत में देशांतर की जब आप बात करते हैं तो भारत का देशांतरी विस्तार है 68.7 अंश पूर्वी देशांतर से लेकर 97.25 पूर्वी देशांतर तक। इसको हम अभी लिखते भी हैं, बोर्ड में इसका विस्तार भी लिखेंगे। तो भारत की जो स्थिति है वह 68 से लेकर के 97 के बीच में।
तो अब यहाँ पर भारत में 68 से लेकर 97 के बीच में है, तो 68 और 97 के बीच में जो देशांतर रेखा आती है वह आती है 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा, जिसको भारत का मानक समय रेखा माना गया है, जो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश और उसके साथ साथ 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के पास एक नैनी नामक स्थान है, या आपकी किताब में मिर्जापुर भी लिखा होगा, उसको भारत का मानक समय रेखा माना जाता है। अर्थात वहाँ पर जितना भी समय हो रहा होता है पूरे भारतवर्ष में वही समय माना जाता है। तो ये 82.5 पूर्वी देशांतर मानक समय है। कहाँ की? भारत की मानक समय रेखा, ये आपकी किताब में है, मानक समय रेखा है भारत की। ठीक है, क्योंकि अब इसको और समझ लेते हैं थोड़ा सा। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर भारत का मानचित्र है, तो इसमें अक्षांश विस्तार भारत का है 8.4 से लेकर 37.6 तक। देखिए उत्तरी अक्षांश लिखा है, यहाँ भी इसका अर्थ ये हो गया कि उत्तरी गोलार्ध में है भारत। तो यहाँ से शुरू होता है 8.4 से लेकर 37.6 तक, ये भारत का अक्षांशीय विस्तार हो गया। ऐसे ही देशांतरी विस्तार है 68.7 से 97.25, तो यहाँ पर हुआ 68 पश्चिम में, और ये पूरब की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर हो गया 97.25, ये 68.7 हो गया, 97.5 हो गया। तो यहाँ पर हम देखेंगे 68 और 97 के बीच में लगभग 30 देशांतर रेखाएं आती हैं। तो इससे क्या होता है, इन दोनों के बीच की जो देशांतर रेखा है वो यहाँ से गुजरती है उत्तर प्रदेश से, जिसको भारत का मानक समय रेखा माना जाता है। अर्थात उत्तर प्रदेश के जिस स्थान पर जितना समय हो रहा होगा पूरे भारतवर्ष में वही समय माना जाएगा। आपकी किताब में एक प्रश्न यह भी है कि अरुणाचल प्रदेश में गुजरात की अपेक्षा सूर्योदय 2 घंटे पहले क्यों हो जाता है, या गुजरात में सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश की अपेक्षा 2 घंटे देर से क्यों होता है। उसकी वजह क्या है, देशांतर के कारण, क्योंकि गुजरात का देशांतर कितना है 68 और अरुणाचल प्रदेश में कितना है 97। तो पहले अरुणाचल प्रदेश में सूर्य किरणें पड़ेंगी, तो गुजरात आते आते उसको 30 देशांतर पार करना पड़ेगा, और एक देशांतर को पार करने में पृथ्वी अपनी धुरी पर जब घूमती है उसको एक देशांतर पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। तो 30 देशांतर को पार करने में लगेगा 120 मिनट का समय। 120 मिनट का अर्थ हो गया 2 घंटे का समय। तो यही वजह है कि अरुणाचल प्रदेश में अगर 5 बजे सूर्योदय होता है तो गुजरात में 7 बजे सूर्योदय होगा। इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ये आपके प्रश्न भी पूछा जाता है कई बार परीक्षाओं में कि क्या वजह है कि गुजरात में अरुणाचल प्रदेश की अपेक्षा 2 घंटे देर से सूर्योदय होता है। अब क्योंकि ऐसा ही सब जगह है, जो हम देखते हैं ना समय, कई बार देखते हैं, जैसे अभी हम कहते हैं कि समय अमेरिका में इतना बज रहा होगा, इंग्लैंड में इतना बज रहा होगा, पाकिस्तान में इतना बज रहा होगा, नेपाल में इतना बज रहा होगा। वह वजह क्या है, वह देशांतरी विस्तार के कारण होता है कि जो अलग अलग देशों में जो टाइम में डिफरेंसेज आता है वह देशांतरी विस्तार के कारण आता है। अब पृथ्वी को एक देशांतर पार करने में कितना समय लगता है, 4 मिनट का। कैसे, देखो जब देशांतर की कुल संख्या कितनी है, देशांतर की कुल संख्या हमने कहा 360 है, यहाँ पर लिखा भी है 360 है। तो यदि हम देखते हैं देशांतर रेखाओं की संख्या 360 है और पृथ्वी को 360 देशांतर को पार करने में समय कितना लगता है, एक दिन का, अर्थात 24 घंटे में पृथ्वी जो है 360 देशांतर पार करती है। तो 1 मिनट में कितना एक देशांतर को पार करने में कितना समय लगेगा, 360 देशांतर को पार करने में 24 घंटे का समय लग रहा है। तो एक देशांतर को पार करने में कितना समय लगेगा, हम 360 का भागा दे देंगे, क्योंकि मिनट में ज्ञात करना है तो 24 घंटे को मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो मिनट हो जाएगा इसमें 1440। अब 1440 में हम 360 का भाग देंगे ताकि हमें मिनट में गणना आ जाए। तो इसमें हम भाग देंगे तो ये 4 बार जाएगा, अर्थात एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। यही वजह है कि सूर्योदय वहाँ अरुणाचल प्रदेश में 5 बजे होता है तो गुजरात आते आते 7 बज जाते हैं देशांतरी विस्तार के कारण। एक और सामान्य ज्ञान की बात बता दूं आपके, क्योंकि चैप्टर से रिलेटेड है,
1884 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय तिथि निर्धारक और अंतर्राष्ट्रीय समय निर्धारक रेखाओं को मान्यता मिल गई। अर्थात 1884 से 0 अंश देशांतर को हम अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा कहते हैं और 1884 से ही 180 देशांतर रेखा को हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि निर्धारक रेखा मानते हैं। तो ग्लोब में अगर आप देखते हैं जिगजैग रेखा पड़ी होती है, वही अंतर्राष्ट्रीय तिथि निर्धारक रेखा होती है। इसके जस्ट अपोजिट होगी। अगर यहाँ पर 0 अंश देशांतर है तो इसके जस्ट उस तरफ, क्योंकि ग्लोब है उस तरफ होगा 180 देशांतर। तो ये अक्षांश और देशांतर के बारे में हमने यहाँ पर बात की है। अब आगे देखते हैं उसमें। अब यदि आपसे पूछा जाए कि भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है, तो भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। उत्तर में कैसे है? अक्षांश के हिसाब से। पूर्व में कैसे है? देशांतर के हिसाब से। तो भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब हम भारत पर आते हैं। ये भारत का मानचित्र हम जो देख रहे हैं भौगोलिक स्वरूप है। तो भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक, इसको हम याद करने की दृष्टि से राउंड फिगर में लिख लेते हैं 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। तो इसका एक्यूरेट आंकड़ा ये देख लेंगे आप। राउंड फिगर में याद करने के लिए हम ये लिख लेंगे 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। अब विश्व का कितना प्रतिशत है या कौन से नंबर पर आता है? विश्व का यह 2.4% भूभाग है। 2.4%, या कहीं पर आप 2.42% भी देखेंगे। विश्व का 2.4% है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है विश्व में? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है। तो ये भारत का भौगोलिक स्वरूप है। तो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें नंबर पर है भारत। कुल विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। अब भारत से पहले के जो देश है उनके मैं नाम बोल दे रहा हूँ, आप लोग उसको नोट कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। सबसे अधिक क्षेत्रफल किसका है विश्व में? वह है रूस का। पहले नंबर पर रूस, दूसरे नंबर पर कनाडा, तीसरे नंबर पर चीन, चौथे नंबर पर अमेरिका, 5वें नंबर पर ब्राजील, 6ठे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पर भारत है। और जनसंख्या की दृष्टि से भारत दूसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर चीन है और दूसरे नंबर पर भारत है। 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत दूसरे नंबर पर है विश्व में। जनसंख्या उसके 121 करोड़ के आसपास, वैसे हम सवारम मानते हैं उसको। अब जो ये नए आंकड़े आएंगे 2021 की जनगणना के अनुसार, उसके हिसाब से फिर डेटा बदल जाएगा। तो ये हो गया क्षेत्रफल और जनसंख्या। जनसंख्या की दृष्टि से भारत दूसरे स्थान पर है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वें स्थान पर है। अब उसके अलावा भारत के जो ये स्थलीय सीमा है, कितने किलोमीटर है भारत की स्थलीय सीमा? स्थलीय सीमा का अर्थ क्या हो गया? जहां जहां पर स्थलीय सीमा के साथ अन्य देश जहां पर जुड़े हुए, अर्थात हमारे देश के साथ जो विदेश जुड़े हुए हैं उनकी स्थलीय सीमा जहां से प्रारंभ होती है। यहाँ से हम देखते हैं, यहाँ से स्थलीय सीमा शुरू हो जाती है, यहाँ से लेकर के ये सब स्थलीय सीमा है। ये सब कुछ स्थलीय सीमा है। यहाँ तक ये सब हम जो देखते हैं बांग्लादेश तक, ये सब यहाँ ये बांग्लादेश का पूरा हिस्सा ऊपर से आया है, ये सब स्थलीय सीमा हो गई। तो स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो स्थलीय सीमा की कुल लंबाई मैं यहाँ पर कॉपी में लिख दे रहा हूँ। स्थलीय सीमा की कुल लंबाई आप अपनी कॉपी में लिखते चलेंगे, नोट से लिखते चलेंगे। स्थलीय सीमा की कुल लंबाई है 15,200 वर्ग किलोमीटर। 15,200 वर्ग किलोमीटर। ठीक, 15,200 किलोमीटर ये हो जाएगा इसका स्थलीय सीमा का जो क्षेत्रफल है वो आ जाएगा इतना। तो ये 15,200 किलोमीटर है, ये लिख दिया है यहाँ पर। स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। वर्ग में नहीं है, वो किलोमीटर में है। अब कहाँ से है? यहाँ से लेकर के ये जो देख रहे हैं हम, ये सब ये स्थलीय सीमा हो गई। इसकी कुल लंबाई हम देखते हैं तो 15,200 किलोमीटर है। ये हो गई स्थलीय सीमा की लंबाई। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देंगे, ये है स्थलीय सीमा की लंबाई, स्थलीय सीमा। अब दूसरा है तटीय सीमा।
तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? तटीय का मतलब क्या? तट। तट कहाँ पर होगा? समुद्र पर। तो समुद्र यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। ये सब जब हम देखेंगे, ये जो लंबाई है ये वाली, यहाँ तक, ये जो समुद्र है यहाँ तक लंबाई है, तटीय सीमा की लंबाई है 6100 किलोमीटर। ध्यान देंगे, स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर, तटीय सीमा की लंबाई है 6100 किलोमीटर। ये हो गया भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई। भारत की मुख्य भूमि, ये भारत की मुख्य भूमि है। ये जो आप देख रहे हैं भारत का मानचित्र, ये भारत की मुख्य भूमि है। तो मुख्य भूमि में तटीय सीमा है 6100 किलोमीटर, और द्वीपों के साथ, क्योंकि भारत के द्वीप भी हैं, ये लक्षद्वीप है तो यहाँ भाई तट होगा, क्योंकि तो समुद्र के बीचों बीच है, यहाँ भी तट होगा। दूसरा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहाँ पर भी तट होगा क्योंकि ये भी समुद्र में है। तो अगर द्वीपों समेत तटीय सीमा की लंबाई लगाई जाए तो द्वीपों समेत है, द्वीपों सहित इसकी लंबाई होगी 7516.5 किलोमीटर, या इसको हम 7517 किलोमीटर भी कह देते हैं। तो कुल मिलाकर के संपूर्ण भारत की हम बात करें, स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200 और द्वीपों सहित तटीय सीमा की लंबाई है 7516.5 किलोमीटर। अब यहाँ से यहाँ तक लंबाई कितनी है? उत्तर से दक्षिण तक, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है 3214 किलोमीटर। ठीक, ये उत्तर से दक्षिण की लंबाई है, उत्तर से दक्षिण की लंबाई, उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 3214 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम की लंबाई है, पूर्व से पश्चिम की हम जब लंबाई की बात करेंगे, पूर्व से पश्चिम, तो वह है 2933 किलोमीटर। ये भी ध्यान रखना आपने कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है 3214 किलोमीटर और यहाँ से यहाँ की लंबाई है 2933 किलोमीटर। ठीक, चार चीजें याद रखनी है। स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर, तटीय सीमा की लंबाई मुख्य ये द्वीपों के समेत 7,517 किलोमीटर। ये चीज हो गई। अब तट रेखा वाले राज्य कौन से हैं? तट रेखा का मतलब हो गया जो समुद्र, जिनके किनारे किनारे समुद्र, ऐसे राज्य कौन कौन से हैं? तो वो राज्य देख लिया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, फिर ये कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, तो ये हो गया पश्चिम बंगाल हो गया। तो इस तरह से हम देखते हैं ये भारत के राज्य हैं। अब आपको भारत के राज्यों के बारे में पता होना चाहिए, भारत के मानचित्र पर कौन सा राज्य कहाँ पर है इसकी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो अब भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, क्योंकि हम उसके पड़ोसी देशों के बारे में बात कर लेते हैं। तो भारत के पड़ोसी देश देख लेंगे हम, जैसे यहाँ ये नेपाल हो गया, ये वाला तिब्बत वाला क्षेत्र है, आप तिब्बत चीन ने कब्जा कर रखा तो चीन वाला क्षेत्र इसको मान लेते हैं। ये पाकिस्तान हो गया, ये अफगानिस्तान हो गया, उसके अलावा यहाँ पर ये वाला हिस्सा बांग्लादेश हो गया, ये श्रीलंका हो गया, तो ये मुख्य इधर को म्यांमार हो गया। तो ये भारत के पड़ोसी देश हैं। अब हम देखते हैं भारत में कुल राज्यों की संख्या कितनी है, केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या। बड़ा सामान्य सा प्रश्न है, भारत में कुल कितने राज्य हैं, क्योंकि भारत राज्यों का एक संघ है। तो भारतीय संघ में कितने राज्य हैं? तो भारत में वर्तमान में राज्यों की संख्या है 28 और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है 8। राज्यों की संख्या है 28, केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है 8। पहले कितने थे? पहले का मतलब यही कोई 6 महीने साल भर पहले राज्य थे 29 राज्य थे, 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। तो आपको मालूम है कि 5 अगस्त को जब धारा 370 हटाई गई, उसके तहत जम्मू कश्मीर जो राज्य था उसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। तो उसके 2 हिस्से हुए, जम्मू कश्मीर एक लद्दाख, जिसको 31 अक्टूबर जिस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म दिवस होता है, उस दिन आधिकारिक रूप से ये 2 राज्य जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर ये वाला क्षेत्र और ये वाला क्षेत्र, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इन दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। तो उससे क्या हुआ, यहाँ पर जो 29 राज्य थे उनकी संख्या 28 रह गई और यहाँ पर 7 केंद्र शासित प्रदेश जो थे उनकी संख्या हो गई 9, क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में जुड़ चुके थे। तो 9 हो गई केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या और 28 हो गई फिर राज्यों की संख्या। तो हमने यहाँ पर 8 लिखा, तो 8 कैसे हुआ?
दादरा एवं नगर हवेली, दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव को एक साथ मिला दिया गया है। तो दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव को एक साथ मिला करके एक केंद्र शासित कर दिया है, तो वो फिर 9 की जगह 8 रह गया। तो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 हो गई, जिनके नाम हुए जम्मू कश्मीर लद्दाख 2 हो गए, दिल्ली 3, चंडीगढ़ 4, उसके बाद फिर दमन एवं दीव, दादरा एवं नगर हवेली दोनों को एक साथ मिला दिया 5, फिर पुदुचेरी 6, लक्षद्वीप 7, अंडमान निकोबार द्वीप समूह 8। तो इस तरह से 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए, 28 उनके राज्य हो गए। आप सभी को इन राज्यों के नाम, केंद्र शासित प्रदेशों के नाम, उनकी राजधानियां और भारत के मानचित्र पर उनकी स्थिति कहाँ पर है, इस सब के बारे में जानकारी होनी चाहिए। आपका ये पहला पार्ट था भारत की स्थिति और आकार, इसके नोट्स आपको लिखा दिए गए हैं। यहाँ पर उस टॉपिक्स को समझाया भी गया है, इसको आप देखें वीडियो को, इसको समझें। कुछ इसमें से महत्वपूर्ण चीज़ें अगर आपने नहीं लिखी होंगी तो लिख लीजिएगा। इसमें जो आपके पाठ्यक्रम में है, आपके चैप्टर में है, जो महत्वपूर्ण भी है, स्थलीय सीमा कितनी है भारत की, 15,200 किलोमीटर। स्थलीय सीमा का मतलब हम स्थल में विदेशों के साथ जब सीमा हमारी लगती है। तटीय सीमा कितनी है, द्वीपों को साथ जोड़ करके 7517 किलोमीटर। और भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी है, 3214 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम में कितनी है, 2933 किलोमीटर। तो इस तरह से अक्षांश विस्तार, देशांतरी विस्तार, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। इसको ध्यान से पढ़ना है और अपने कॉपी में इन महत्वपूर्ण चीज़ों को याद भी करना है।